द डीप डाइव में स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा में हम समय के पन्नों को पलटकर करीब 4700 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे दौर में जब भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे शहर बस रहे थे जिन्हें देखकर आज के आधुनिक इंजीनियर्स भी हैरत में पड़ जाएं। बिल्कुल। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे आरंभिक नगरों की बात कर रही हैं आप। जी, हमारा आज का मिशन सिर्फ इनका इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उस जमाने में इतनी उन्नत स्मार्ट सिटीज कैसे बनी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे और फिर अचानक वो सब रहस्यमयी तरीके से कहाँ गायब हो गया। और इस चर्चा को गहराई देने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें पुरातात्विक साक्ष्य, ऐतिहासिक दस्तावेज और उस समय के नक्शे शामिल हैं। इन साक्ष्यों का विश्लेषण करने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई आम पुरानी बस्तियां नहीं थीं। मतलब ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि आज से 4700 साल पहले पक्की ईंटों के घर, ढकी हुई नालियां और एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। सही कहा। ये आधुनिक शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग का एक बहुत ही उत्कृष्ट और प्राचीन उदाहरण है। इन शहरों की बसावट का जो तरीका था वो इतना सुव्यवस्थित था कि आज के आधुनिक शहर भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो चलिए इस स्मार्ट प्लानिंग को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। स्रोतों को देखने से पता चलता है कि इन नगरों को आमतौर पर दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया था। हाँ, बिल्कुल। एक पश्चिमी भाग था जो आकार में तो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पुरातत्वविदों ने इसे नगर दुर्ग कहा है। और दूसरा था पूर्वी भाग जो काफी बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बसा था। इसे निचला नगर का नाम दिया गया है। एक ही शहर को इस तरह दो हिस्सों में बांटने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? ये विभाजन मुख्य रूप से समाज की संरचना और उनके प्रशासनिक कामकाज को दर्शाता है। जो ऊंचाई पर बना नगर दुर्ग था, वहां संभवतः शहर की बहुत ही खास इमारतें थीं। अच्छा, तो वो वीआईपी इलाका था? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। वो शायद शासक वर्ग, प्रशासकों या शहर के महत्वपूर्ण लोगों के रहने और काम करने की जगह रही होगी। वहीं दूसरी ओर जो निचला नगर था वो आम जनता के रहने का इलाका था, यानी किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए। जी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनकी वास्तुकला। इन दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की हुई ईंटों से बनी थीं और उन ईंटों की चिनाई का तरीका बड़ा ही खास था। चिनाई के तरीके से आपका क्या मतलब है? क्या वे ईंटों को किसी खास तरह से जोड़ते थे? बिल्कुल, इसे इंटरलॉकिंग पैटर्न कहा जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ईंटों को एक के ऊपर एक सीधी लाइन में रखने के बजाय उन्हें आड़े तिरछे तरीके से एक दूसरे में फंसाकर रखा जाता था। जैसे आज हम लेगो ब्लॉक्स को फंसाते हैं। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। इस तकनीक से दीवारें इतनी मजबूत हो जाती थीं कि बिना किसी आधुनिक सीमेंट के भी वे हजारों सालों तक मौसम की मार झेलते हुए मजबूती से खड़ी रहीं। ये तो वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है। और जब बेहतरीन निर्माण की बात आती है तो स्रोतों में मोहनजोदाड़ो के एक खास तालाब का बहुत जिक्र है, महान स्नानागार। ये कोई साधारण तालाब तो नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये उनके वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है। इस स्नानागार को बनाने में पकी हुई ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसका वाटरप्रूफिंग सिस्टम। वाटरप्रूफिंग? उस जमाने में? जी हाँ, पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर प्राकृतिक चारकोल यानी तारकोल की एक परत चढ़ाई गई थी। एक मिनट, 4700 साल पहले चारकोल से वाटरप्रूफिंग? क्या उन्हें रसायनों का इतना गहरा ज्ञान था या ये बस एक इत्तेफाक था? मैं कहूंगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उनके गहरे अवलोकन और ज्ञान का नतीजा था। वे जानते थे कि पानी को कैसे रोकना है। ये तो बहुत ही एडवांस सोच है। बिल्कुल। इस स्नानागार के दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इन कमरों का उपयोग शायद कपड़े बदलने के लिए होता होगा। हाँ, विद्वानों का यही मानना है। तालाब में पानी भरने के लिए पास ही एक कुआं था और इस्तेमाल के बाद पानी को बाहर निकालने की भी बेहतरीन व्यवस्था थी। ये कोई रोजमर्रा के नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि विशेष अनुष्ठानों या खास अवसरों पर विशिष्ट लोगों के स्नान के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये तो हुई वीआईपी लोगों या खास इमारतों की बात। स्रोतों में कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों में अग्निकुंड मिलने का भी जिक्र है, जहां शायद यज्ञ होते होंगे। जी। और बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं जो बताते हैं कि वे लोग अनाज सुरक्षित रखने की कितनी लंबी सोच रखते थे। लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी इन शहरों में कैसी थी? क्या आम लोगों के घरों में भी पानी और सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था थी? आम लोगों के घरों की व्यवस्था तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। उस समय के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे।
घर का डिजाइन कुछ ऐसा था कि बीच में एक खुला आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मतलब हवा और रोशनी का पूरा ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल। ज्यादातर घरों में एक अलग स्नानाघर होता था और कुछ घरों में तो अपने निजी कुएं भी मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी थी उनकी जल निकास प्रणाली, उनका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तो मैंने पढ़ा है कि वो किसी भी आधुनिक नगर निगम को टक्कर दे सकता है। नालियों को बहुत ही सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था, है ना? जी हाँ, हर नाली में एक हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी बिना रुके आसानी से बह सके। घरों की छोटी नालियों को सड़कों की बड़ी नालियों से जोड़ दिया जाता था। और चूंकि ये नालियां ढकी हुई होती थी, इसलिए इनकी साफ सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल भी बनाए गए थे ताकि कचरा निकाला जा सके। सही कहा। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण कोई अलग अलग समय पर मनमाने ढंग से नहीं हुआ था। तो क्या ये सब एक साथ बने थे? हाँ, इन तीनों का निर्माण एक साथ एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। इसका मतलब है कि उनके पास कोई केंद्रीय प्राधिकरण या म्यूनिसिपल सिस्टम जैसा कुछ रहा होगा जो ये सुनिश्चित करता था कि घर और सड़कें एक तय नक्शे के अनुसार ही बने। बिल्कुल। कोई भी सड़क पर अतिक्रमण नहीं कर सकता था। यह एक बहुत ही अनुशासित समाज की ओर इशारा करता है। इतनी जबरदस्त प्लानिंग थी तो शहर में चहल पहल भी खूब रही होगी। इतनी सुव्यवस्थित जगह पर रहने वाले लोग भी तो बेहद कुशल रहे होंगे। स्रोतों में वहां के समाज का कैसा चित्रण मिलता है? समाज बहुत ही विविधतापूर्ण और व्यस्त था। सबसे ऊपर शासक वर्ग था जो शहर की योजनाएं बनाता था और दूर दराज के इलाकों से धातु और बहुमूल्य पत्थर मंगवाता था। समाज में लिपिक भी मौजूद थे। लिपिक मतलब स्क्राइब्स? जी, ये वो लोग थे जिन्हें लिखना आता था और जो मोहरों पर या अन्य चीजों पर लिखने का काम करते थे। और फिर थे शिल्पकार जो अपने घरों या कार्यस्थलों पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। वहां के लोगों ने बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा था। अच्छा। हाँ, खुदाई में पक्की मिट्टी से बने बहुत सारे खिलौने मिले हैं जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है। व्यापार और शिल्प की बात उठी है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बिना किसी आधुनिक तराजू या मशीन के वो लोग इतनी कीमती चीजों का लेन देन इतनी सटीकता से कैसे करते थे? स्रोतों में कुछ खास तरह के पत्थरों का जिक्र है। आप शायद चर्ट पत्थर से बने बाटों की बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल वही। ये बाट उनकी सटीकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन चर्ट पत्थरों को बहुत ही बारीकी से काटकर एकदम सटीक क्यूब का आकार दिया जाता था। तो इनका इस्तेमाल बहुमूल्य धातुओं या पत्थरों को तौलने के लिए ही किया जाता होगा। जरा सोचिए, उस जमाने में भी मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन का कितना महत्व था। इसके अलावा शिल्पकार कार्निलियन पत्थरों को काटकर और तराशकर बेहद खूबसूरत मनके बनाते थे। वे आयताकार पत्थर की मोहरें भी बनाते थे जिन पर आमतौर पर गैंडे, बाघ या बैल जैसे जानवरों के चित्र उकेरे जाते थे। जी बिल्कुल। पत्थरों और धातुओं का काम तो समझ आता है, लेकिन उनके पास कपड़े कैसे होते थे? क्या उस समय सूती कपड़ा चलन में था? असल में लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं और मोहनजोदाड़ो में तो खुदाई के दौरान चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए सूती कपड़े के असली अवशेष मिले हैं। वाह, तो क्या वे सूत काटते भी थे? हाँ, वहां पक्की मिट्टी और फेयौन से बनी तकलियां मिली हैं जो बताती हैं कि सूत काटने का काम बड़े पैमाने पर होता था। ये सब काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, इसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है। विशेषज्ञ से आपका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी एक खास काम में पूरी तरह निपुण हो। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिली एक पत्थर की मूर्ति है। ये किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति है जिसे एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। उस मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से तराशा गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, ये देखकर साफ पता चलता है कि ये किसी बेहद कुशल विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम रहा होगा। आपने अभी फ्रेंस का जिक्र किया। मेरे नोट्स में भी इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। पत्थर और शंख तो प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं, लेकिन ये फ्रेंस प्राकृतिक नहीं था। इसे कृत्रिम रूप से यानी इंसानों द्वारा लैबोरेटरी जैसी किसी जगह पर तैयार किया जाता था। सही कहा। ये उनके रासायनिक ज्ञान का एक और बड़ा सबूत है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गूंद में मिलाकर पहले मनचाही वस्तुएं बनाई जाती थीं और फिर उन पर एक खास तरह की चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस परत का रंग आमतौर पर नीला या हल्का समुद्री हरा होता था, है ना? जी। फ्रेंस से वे मनखे, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाते थे। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, तांबा, कांसा, सोना, चांदी और ये खास तरह के पत्थर, इतना सारा कच्चा माल इन शहरों में आता कहाँ से था?
क्या सब कुछ वहीं आसपास मिल जाता था? नहीं, सारा कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था और यहीं से हमें उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की ताकत का पता चलता है। शासक और व्यापारी कच्चे माल की खोज में बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते थे। तो ये आयात कहाँ-कहाँ से होता था? पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से किया जाता था। ओमान से? मतलब समुद्र के रास्ते? बिल्कुल। और कांसा बनाने के लिए तांबे में जो टिन मिलाया जाता था वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से आता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से होता था और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाए जाते थे। ये तो पूरा एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क हो गया। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि वे लोग शानदार शिल्पी थे और उनका व्यापार भी दूर दूर तक फैला था। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल ये है कि इन विशाल शहरों और उनमें रहने वाले इतने सारे प्रशासकों, व्यापारियों और शिल्पकारों का पेट कैसे भरता था? उस समय तो कोई सुपरमार्केट नहीं थे। शहरों की रीढ़ की हड्डी दरअसल वे गांव थे जो इन शहरों के आसपास बसे थे। साक्ष्यों से साफ पता चलता है कि शहरों को जीवित रखने का काम गांव के किसान और पशुपालक ही करते थे। तो वही शहर में खाना भेजते थे? जी, वे लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे और वही शहरों में रहने वाले लोगों को खाने का सामान भेजते थे। खेती के बिना इतनी बड़ी शहरी सभ्यता का टिके रहना असंभव था। तो वे लोग कौन-कौन सी फसलें उगाते थे? और क्या खेती के तरीके आज जैसे ही थे? वे लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और खेती के क्षेत्र में उस समय एक बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक का प्रयोग शुरू हो चुका था, वो था हल। हल, जमीन की जुताई के लिए? जी हाँ, हल का इस्तेमाल खेती में एक बड़ा बदलाव था। लेकिन क्या इतने पुराने हल आज तक सुरक्षित बच पाए हैं? लकड़ी तो समय के साथ गल जाती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। उस दौर के असली लकड़ी के हल तो नष्ट हो गए और बच नहीं पाए, लेकिन पुरातत्वविदों को खुदाई में मिट्टी के बने खिलौने वाले हल जरूर मिले हैं। अच्छा, तो उन खिलौनों से पता चलता है कि असली हल कैसे होते होंगे। बिल्कुल, इन खिलौनों से इस बात की पक्की पुष्टि होती है कि वे खेती के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जिन इलाकों में बारिश कम होती थी, वहां खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी की जाती थी और पानी का संचय किया जाता था। और पशुपालन का क्या रोल था? खेती के साथ साथ पशुपालन भी उनके जीवन का अहम हिस्सा था। लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। लेकिन जब सूखे महीने आते होंगे तब क्या होता था? सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा और पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक ले जाया जाता था। यह एक बहुत ही संतुलित मॉडल था, जिसमें खेती और पशुपालन के साथ साथ मछलियां पकड़ना और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करना भी शामिल था। अगर हम इन शहरों को थोड़ा और करीब से देखें, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के गुजरात वाले इलाके को, तो हमें कुछ बहुत ही अनोखे पैटर्न नजर आते हैं। स्रोतों में धौलावीरा नाम के शहर का बहुत विस्तार से वर्णन है, जो कच्छ के इलाके में बसा था। अभी तक हमने जिन नगरों की बात की, वे आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे थे, लेकिन धौलावीरा कुछ अलग था ना? धौलावीरा वास्तुकला के नजरिए से एक बिल्कुल ही अलग स्तर का नगर था। जहां बाकी हड़प्पा शहर 2 हिस्सों में थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में? जी, और सिर्फ 3 भाग ही नहीं, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की बहुत ही ऊंची ऊंची और चौड़ी दीवारें बनाई गई थीं। इन दीवारों के अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक बहुत बड़ा खुला मैदान भी मिला है, जहां शायद कोई खेल या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। बिल्कुल। 3 हिस्से और पत्थर की दीवारें, ये तो हड़प्पा के ईंटों वाले शहरों से बिल्कुल अलग है। और सुना है वहां कोई बहुत बड़ा साइन बोर्ड भी मिला है। हाँ, धौलावीरा की वो सबसे अनोखी खोज है। आमतौर पर हड़प्पा लिपि बहुत छोटी होती है और मुहरों पर पाई जाती है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े अक्षरों को सफेद पत्थरों में खोदा गया था और उन्हें लकड़ी में जड़ा गया था। ये सच में किसी बड़े साइन बोर्ड या सूचना पट जैसा लगता है, जो शायद शहर के मुख्य द्वार पर टंगा हो, ताकि दूर से आने वाले लोग उसे पढ़ सकें। सही कहा। ये तो कमाल है। गुजरात का ही एक और प्रमुख नगर है लोथल, जो खंबात की खाड़ी के पास साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था। धौलावीरा अगर अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर था, तो लोथल किस लिए जाना जाता था? लोथल को आप उस दौर का एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र कह सकते हैं। ये एक ऐसा स्थान था जहां कीमती पत्थर, शंख और धातुओं से बेहतरीन वस्तुएं बनाई जाती थीं। लोथल का व्यापारिक महत्व भी बहुत अधिक था। वहां खुदाई में एक बहुत बड़ा तालाब मिला है,
जिसे पुरातत्वविदों ने बंदरगाह माना है। डॉकयार्ड, यानी समुद्र के रास्ते व्यापार यहीं से होता था। बिल्कुल, समुद्र और नदियों के रास्ते आने वाली नावें यहीं रुकती होंगी और यहीं से कच्चे माल या तैयार वस्तुओं को चढ़ाया और उतारा जाता होगा। लोथल में एक बहुत बड़ा भंडार गृह भी मिला है, जहां से कई मोहरें और मोहरबंदी प्राप्त हुई हैं। मेरे नोट्स में ये मोहरबंदी यानी सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। जैसे आज हम ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर टैम्पर प्रूफ सील लगी होती है, ये बिल्कुल वैसा ही था। एकदम सही तुलना की आपने। उस समय जब सामान से भरे डिब्बों या थैलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो सुरक्षा के लिए थैले का मुंह बांधकर उस पे गीली मिट्टी पोत दी जाती थी और फिर उस पे मुहर लगाई जाती होगी। जी, उस गीली मिट्टी पर अपनी मोहर दबा दी जाती थी, जिससे मिट्टी पर एक खास छाप बन जाती थी। अगर वो छाप नहीं टूटती थी तो इसका सीधा मतलब था कि सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये व्यापार में भरोसे और सुरक्षा का एक बहुत ही उन्नत तरीका था। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक परफेक्ट समाज था। सब कुछ इतना व्यवस्थित, इतनी कुशल तकनीक और इतनी जबरदस्त अर्थव्यवस्था। लेकिन फिर कहानी में वो सस्पेंस आता है। इतनी उन्नत और सुव्यवस्थित सभ्यता के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? स्रोतों के अनुसार आज से लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी बदलाव देखने को मिलता है। हाँ, ये इतिहास के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक है। 3900 साल पहले लोगों ने अचानक इन विशाल और सुंदर नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम से बंद हो गया। जी, लेखन, मोहर और बांटों का जो इतना सटीक सिस्टम था, उसका प्रयोग एकदम से बंद हो गया। दूर दराज से जो कच्चा माल आता था, उसका आयात भी ठप पड़ गया। और नगरों की हालत भी बहुत खराब होने लगी। मोहनजोदाड़ो जैसा शानदार शहर, जिसकी ड्रेनेज व्यवस्था की हमने इतनी तारीफ की, वहां की सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। बिल्कुल, बेहतरीन जल निकास प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो गई। और तो और उन्हीं चौड़ी सड़कों के ऊपर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये एक ऐसी सभ्यता का पतन था जो कुछ समय पहले तक अपने चरम पर थी। लेकिन इस पतन का कारण क्या था? विद्वान क्या मानते हैं? विद्वानों में इसे लेकर कई अलग अलग मतभेद हैं। किसी के पास कोई एक पक्का जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियां सूख गई थीं और पानी के बिना जीवन असंभव था। और अन्य थ्योरीज क्या कहती हैं? कुछ अन्यों का कहना है कि ईंटें पकाने और धातु पिघलाने के लिए लगातार भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई और पर्यावरण का विनाश हो गया। एक सिद्धांत ये भी है कि मवेशियों और भेड़ों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदान पूरी तरह से चर लिए गए होंगे, जिससे जमीन बंजर हो गई। इसके अलावा कुछ इलाकों में भयंकर बाढ़ आने की थ्योरी भी दी जाती है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि बाढ़ आना या नदियों का सूखना, ये सब तो कुछ खास इलाकों में ही असर डालता। सही कह रहे हैं। इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि अचानक इतने बड़े इलाके में फैले सभी नगरों का अंत एक साथ कैसे हो गया। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसीलिए एक और थ्योरी ये भी दी जाती है कि शायद उस केंद्रीय प्राधिकरण या शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे थे। तो प्रशासन ही ढह गया था। जी, कारण चाहे जो भी रहा हो, बाढ़, सूखा या प्रशासनिक विफलता, लेकिन उस बदलाव का असर बिल्कुल साफ था। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की वो आबाद बस्तियां पूरी तरह उजड़ गईं। और लोग वहां से चले गए। हाँ, लोग वहां से पलायन कर गए और पूर्व और दक्षिण के नए इलाकों में छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। लगभग 1400 साल बीत जाने के बाद, यानी आज से करीब 2500 साल पहले जाकर कहीं गंगा घाटी और अन्य जगहों पर नए नगरों का दोबारा विकास हुआ। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे 4700 साल पहले लोगों ने बेहतरीन ईंटों से पक्के और स्मार्ट शहर बनाए, एक बेजोड़ जल निकास प्रणाली तैयार की, उन्नत कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया। और फिर एक दिन रहस्यमयी तरीके से वे सभी शहर विलुप्त हो गए और बस जमीन के नीचे दबे हुए खंडहरों में बदल गए। बिल्कुल। और इस पूरे अध्ययन के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बहुत ही गहरा विषय सामने आता है। आज की तारीख में हम अपनी आधुनिक तकनीक, गगनचुंबी इमारतों, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल दुनिया पर बहुत गर्व करते हैं। जी, लेकिन जरा सोचिए, जब आज से हजारों साल बाद भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के इन शहरों की खुदाई करेंगे तो उन्हें जमीन के नीचे क्या मिलेगा?
ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या उन्हें हमारी उन्नत सोच के सबूत मिलेंगे या सिर्फ प्लास्टिक के कचरे के पहाड़ मिलेंगे? क्या वे हमारे सर्वर रूम और तारों के जाल को देखकर हमारी सभ्यता के सामाजिक ताने बाने को समझ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि हमारी सभ्यता का अंत कैसे होगा। बिल्कुल, जिस तरह से आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, क्या हमारी इस महान आधुनिक सभ्यता का अंत भी जंगलों के विनाश या नदियों के सूखने जैसी किसी वजह से हो सकता है? ठीक वैसे ही जैसे आज से 3900 साल पहले उन उन्नत हड़प्पा के नगरों के साथ हुआ था। ये सवाल किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी हो सकता है। हमारे श्रोताओं के लिए ये वाकई सोचने का विषय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन के नीचे क्या छोड़कर जा रहे हैं। आज के द डीप डाइव में बस इतना ही। इतिहास के पन्नों में छुपे ऐसे ही रहस्यों को खंगालने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए।